IAS 21, this deals with the effects of foreign currency exchange rates. करेंसी के हवाले से हम फेमिलियर है कि हर मुल्क की अपनी एक करेंसी होती है जो कि उस मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है उसकी तरफ से पब्लिश की जाती है, जिसको उस मुल्क के अंदर कैश का नाम दिया जाता है। कैश हम किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कह सकते हैं जिसके अगेंस्ट हमें गुड्स या सर्विसेज हासिल हो सके, या कोई भी करेंसी ऐसी हो गई जिसके अगेंस्ट हम कोई गुड्स या सर्विसेज हासिल कर सके जो मर्चेंट्स पे एक्सेप्ट हो, जो बिजनेसेस की तरफ से एक्सेप्ट हो। डॉलर्स हैं, यूएस के अंदर भी एक्सेप्ट होते हैं या बाकी दुनिया में उसको एक्सचेंज करवा के हम यूज कर सकते हैं। पाउंड्स है, यूरो है, दिरहम्स है, दिनार है, एंड देयर आर मल्टीपल करेंसीज जो कि हर एक मुल्क की अपनी अपनी करेंसी होती है। व्हाट हैपेंस कि अगर पाकिस्तान का कोई सप्लायर किसी दूसरे मुल्क के किसी कस्टमर को चीज बेचे, गुड्स दे या सर्विसेज दे, तो वो इसको पेमेंट कैसे करेगा? उसकी करेंसी रियाल है और हमारी करेंसी रुपीज है। अगर वो हमें रियाल भेजता है, हमारे काम के नहीं है, रुपए उसको वहां से नहीं मिलेंगे, तो क्या किया जाता है, एक इंटरनेशनल करेंसी मार्केट बनाई गई है जहां तमाम करेंसीज के एक्सचेंजेस होते हैं। वो करेंसी जिसकी डिमांड ज्यादा हो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, और जिस करेंसी की डिमांड कम हो जाती है वो करेंसी डी वैल्यू होने शुरू हो जाती है। फिर उसके बन गए एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स। हमारे गली मोहल्लों में जगह जगह पे ब्रोकर्स बैठे हैं या एक्सचेंज ऑफिसेस हैं। लोकल एक्सचेंजेस में लेट्स से मुझे अगर कहीं जाना है या किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है तो मैं लोकल एक्सचेंज के पास जाऊंगा, लेकिन लोकल एक्सचेंज के पास दुनिया की तमाम करेंसीज नहीं मिलेंगी जो उस मार्केट के अंदर डिमांड की जाती होंगी। मिसाल पाकिस्तान से डॉलर्स खरीदे जा सकते हैं, पाउंड्स खरीदे जा सकते हैं, रियाल ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदते होंगे, दिरहम्स खरीदते होंगे दुबई के, तो कुछ लिमिटेड करेंसीज है जो यहां से खरीदी जा सकती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी करेंसी जो कि यहां रेगुलरली डिमांड नहीं की जाती, वो लोकल ब्रोकर अपने पास अवेलेबल नहीं रखेगा। फिर हम क्या करते हैं, डॉलर्स लेके जाते हैं, और डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क में एक्सेप्ट हो जाती है, फिर हम उसको एक्सचेंज करते हैं। अब रुपी कभी डिवैल्यू हो जाता है, कभी स्ट्रेंथन हो जाता है। मेनली क्या है, डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे। कंपनी के ऊपर इन एक्सचेंज रेट्स के इंपैक्ट्स आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? एक पॉसिबिलिटी कि मैं फॉरेन कंट्री में सेल्स करता हूं और मैं इनवॉइस करता हूं कस्टमर की डोमेस्टिक करेंसी के अंदर। मैं रुपीस में इनवॉइस नहीं करता, मैं इनवॉइस करता हूं लेट्स से जापानीज येन के अंदर। वो जब मुझे पैसे भेजेगा या जब मैं ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, दोनों ट्रांजैक्शंस के टाइम पे एक सेटलमेंट का दिन हो गया जब वो पेमेंट करेगा, और एक ट्रांजैक्शन का दिन हो गया जब मैं उसको पैसे भेजूंगा। दोनों दिनों पे उसकी वैल्यू सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं इंपोर्ट करता हूं चीजें और सप्लायर को मैंने पेमेंट करनी है आफ्टर फ्यू मंथ्स, क्रेडिट पीरियड के बाद, तो जिस दिन मैंने चीज खरीदी है और जब मैं उसकी पेमेंट करूंगा, उन दोनों डेट्स के दरमियान फ्लक्चुएशन आ सकती है। तो एक हो सकता है सिंपली आपने कोई इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन या कोई ट्रांजैक्शन कर ली, फॉरेन सेल्स या इंपोर्ट्स। दूसरा ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी दूसरे मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां के बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, वहां के बैंक में मैंने डिपॉजिट किए हुए हैं पैसे, या उस मुल्क में मैंने कोई प्लांट लगाया हुआ है, या किसी मुल्क में मैंने जाके प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। जिस तरह पीआईए का सुना था कि न्यूयॉर्क के अंदर हमारी होटल है। तो अगर हम हैं तो पाकिस्तानी कंपनी, लेकिन हमारी कुछ प्रॉपर्टीज ओवरसीज हैं, वो प्रॉपर्टी फॉरेन करेंसी में है, शो तो मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर होगी ना।
लेकिन उसकी वैल्यूएशन मैं डायरेक्टली पीकेआर में नहीं कर सकता। उसकी जो कॉस्ट होगी और उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो तो फॉरेन करेंसी में होगी। बॉन्ड्स हैं, खरीदे हैं फॉरेन करेंसी में, इंटरेस्ट भी आएगा फॉरेन करेंसी में, रिडीम भी होंगे फॉरेन करेंसी में। दूसरा। तीसरा कि मेरी एक सब्सिडरी है जो कि किसी दूसरे मुल्क में है, मैं पेरेंट हूं, इन्वेस्टर हूं, मैंने चाइना की किसी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स खरीद लिए और मैं बन गया पेरेंट, वो मेरी सब्सिडरी। अब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंसोलिडेट करना है। IAS 21 किन किन चीजों पे बात करता है? IAS 21 प्राइमरीली 3 चीजों पे बात करता है। पहला, IAS 21 बात करता है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन करेंसी। इसका नाम ही देख लेते हैं। 2 करेंसीज की बात की गई है। एक को कहा गया है फंक्शनल करेंसी और एक को कहा गया है प्रेजेंटेशन करेंसी। फंक्शनल मतलब वो करेंसी जिसमें कंपनी फंक्शन करती है। पाकिस्तान में काम करने वाली कंपनी का रेवेन्यू कौन सी करेंसी में आता होगा? इंप्लॉयज को सैलरीज कौन सी करेंसी में जाती होंगी? सप्लायर को पेमेंट कौन सी करेंसी में जाती होंगी? शेयर इशू करे, बॉन्ड इशू करे, कौन सी करेंसी में करेगी? बैंक से लोन ले, ओडी ले, कौन सी करेंसी में ले सकती है? रुपीस में। रेगुलेटरी अथॉरिटीज अगर कीमतों का तयन करें कि आप इस कीमत से ज्यादा पे नहीं बेच सकते, तो वो कौन सी करेंसी में फिक्स की जाएंगी? अगर एक रिफाइनरी कंपनी है जो है तो इंटरनेशनल, है तो मल्टीनेशनल, लेकिन काम पाकिस्तान में कर रही है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें जो गवर्नमेंट उसे तय करवाएगी वो कौन सी करेंसी में करवाएगी? रुपीस में। इसको हम कहते हैं फंक्शनल करेंसी। सो फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कभी कभी कोई कंपनी इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती है, उसका अपना बोर्ड नहीं होता, बल्कि वो बहैसियत एक ब्रांच काम कर रही होती है किसी दूसरी कंपनी के। उसके तमाम फैसले हेड ऑफिस लिया करती है और उसको इतनी ऑटोनॉमी नहीं होती कि वो अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट करे या अपने सोर्सेज खुद रेज करे। उसको पैसा चाहिए तो हेड ऑफिस देगा, उसको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। हम ये देखेंगे कि ये कंपनी एक इंडिपेंडेंट कंपनी है या फिर ब्रांच है किसी कंपनी की। लेट्स अज्यूम हमने यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉल सेंटर स्टैब्लिश कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान में लोग बहुत ज्यादा हैं, तो हमने कॉल सेंटर स्टैब्लिश कर लिया। हमारी पूरी दुनिया से जितनी भी कॉल्स आएंगी वो पाकिस्तान के सेंटर में आएंगी। हमारी हेड ऑफिस अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह डॉलर्स में देती है। आप देखते हो कि हमारे पाकिस्तान में यूएस के सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, बंदा हमारा काम कर रहा है पाकिस्तानी, लेकिन टाइमिंग उनकी, यूएस सॉफ्टवेयर हाउसेस की टाइमिंग शाम की होती है या रात लेट नाइट्स की होती है, पेमेंट वो डॉलर्स में करेंगे। देखना है कि क्या वो कंपनी है या नहीं, और अगर कंपनी है तो उस कंपनी की फंक्शनल करेंसी कौन सी है। डिटरमिन करने के पीछे IAS 21 ने चंद फैक्टर्स बताए हैं। मिसाल मैंने आपको दिया कि जिस करेंसी के अंदर सेलिंग प्राइस सेट की जाती है बाय कंपनी इटसेल्फ और बाय रेगुलेटर और बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। पाकिस्तान में चिकन का रेट है, सब्जी का रेट है, पेट्रोल का रेट है, चीनी का रेट है, गवर्नमेंट तय करती है ना। और कौन सी करेंसी में करेगी? रुपीस में।
वो उसकी बनेगी फंक्शनल करेंसी। ऐसा हुआ था जब यूरोपियन यूनियन का सेटअप हुआ था, तो वो सर्टेन कंट्रीज ने मिलकर क्या किया था, उसको एज ए सिंगल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ट्रीट किया था। यानी वो ममालिक अपनी अपनी अलग अलग करेंसी नहीं चला सकते थे, वो तमाम कंट्रीज मिला के एक करेंसी एक्सेप्ट कर सकते थे, दैट वाज यूरो। जिस तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, तो यूएई इज नॉट मेनली दुबई, उसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं, लेकिन वो तमाम स्टेट्स की जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो सेम है, और उनकी जो करेंसी चल रही है वो कॉमन चल रही है। तो जिस करेंसी में कंपनी अपनी कीमतें तय करती है, या उस मुल्क का रेगुलेटर जिस मुल्क में करेंसी की सेलिंग प्राइस सेट करवाता है, वो उसकी फंक्शनल करेंसी होगी। जिस करेंसी में कंपनी अपनी मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट्स सेटल करती है, सप्लायर को पेमेंट कौन सी करेंसी में की जाती है, स्टाफ को सैलरीज कौन सी करेंसी में पे की जाती है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन सी करेंसी में पे किए जाते हैं, इससे तय किया जाएगा कि आपकी कंपनी की फंक्शनल करेंसी कौन सी है। तो पाकिस्तान में काम करने वाली कंपनी किराया भी रुपीज में पे करेगी, तनख्वाह भी रुपीज में पे करेगी। अगर इंपोर्ट नहीं करती ज्यादा सामान, तो लोकल सप्लायर्स को पे करेगी। देयर कैन बी ए कॉम्बिनेशन कि अगर इंपोर्ट भी करती है और लोकली भी बाय करती है, तो मैंने क्या लिखा, मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा कंपनी फाइनेंस के लिए जो सोर्सेस यूज करती है, बैंक से लोन लेना, बॉन्ड्स इशू करना, ऑर्डनरी शेयर्स इशू करना वगैरह, वो कौन सी करेंसी में करती है, वो डिसाइड करेगा कि कंपनी की फंक्शनल करेंसी कौन सी है। दूसरा, यस, तो हम बाकी चीजें देखेंगे। मिसाल कीमतें भी आप ऐसे करते हो फिर कि हम आधा रेवेन्यू डॉलर्स में करते हैं, आधा रुपीस में करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट भी आधी इंपोर्ट करते हैं, आधी ये करते हैं, फिर हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देख लेंगे। अब हर चीज में आधा आधा हो, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। हम ये मतलब एक बुकिश सिनेरियो बना सकते हैं, लेकिन एक कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, जो पैसे लिए होंगे, वो तो किसी एक जगह से लिए होंगे या थोड़ा तो ऊपर नीचे होगा, ठीक है। अच्छा, तो इससे आइडिया होगा कि कंपनी की फंक्शनल करेंसी कौन सी है। जनरली हम उसको डिफाइन करेंगे एज द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान में काम करने वाली कंपनी की फंक्शनल करेंसी भी पीकेआर होगी, रुपीज होगी। दूसरी होती है प्रेजेंटेशन करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी यानी जिस करेंसी में कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करती है या बनाती है। ये भी मोस्ट कॉमनली वही होगा, जिस मुल्क में काम करेगी उसी करेंसी में बनाएगी। स्पेसिफिकली अगर लिस्टेड है, अगर यहां रजिस्टर्ड है, तो लिस्टेड कंपनी को तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पीकेआर में ही बनानी पड़ेंगी। लेकिन अगर उसका पेरेंट लेट्स से जर्मनी में है या किसी और यूरोपियन कंट्री के अंदर है, और पेरेंट कहता है कि भाई मेरे हिसाब से स्टेटमेंट ऐसे बनाओ कि मैं अपने साथ कंसोलिडेट कर सकूं, तो ऐसा मुमकिन है कि हम डबल सेट ऑफ अकाउंट्स बनाते हो। एक स्टेटमेंट बनाते हो रुपीज में और एक स्टेटमेंट हम बनाते हो यूरोज में, पॉसिबल। लेकिन जिस करेंसी में कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करती है, उस करेंसी को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन करेंसी। IAS 21 पहले बात करता है इसके ऊपर। दूसरा, IAS 21 इसको ऐसे लिखता तो नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, स्पेस क्रिएट करने के लिए रिमूव करो। मसलन एक मैंने बात कही कि हमारे बिजनेस ऑपरेशंस ही दूसरे मुल्क में है, हमारी एक सब्सिडरी ही दूसरे मुल्क में है। मैं अभी उस एक्सट्रीम सिचुएशन पे नहीं जा रहा,
मैं बात कर रहा हूं कि हमारी कोई इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है। मिसाल, हमने कोई प्लांट इंपोर्ट कर लिया, कोई मशीन इंपोर्ट कर ली, फॉरेन सप्लायर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लिया, या हमने किसी फॉरेन कस्टमर को यहां से चीजें एक्सपोर्ट कर दी, किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। हम अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर हमने जिस दिन चीज बेची है और अगर इनवॉइसिंग की है फॉरेन करेंसी में, तो सेल कब रिकॉर्ड करेंगे? जब चीज बिकी है या जब कस्टमर पैसे देगा? हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, हम कैश कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते। नाउ व्हाट वुड दिस क्रिएट? डेबिट करेंगे रिसीवेबल, क्रेडिट करेंगे सेल्स। सवाल उठेगा एट व्हाट अमाउंट? क्योंकि आपको मिलने तो डॉलर्स हैं और आप तो रुपीस में काम करते हैं और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन भी रुपीस में हो रही है, तो मैं रुपीस के बीच में डॉलर में रिसीवेबल तो नहीं दिखा सकता। हम उसको करेंगे कन्वर्ट। कन्वर्ट में जो अभी एक्सचेंज रेट चल रहा है उसको हम कहते हैं स्पॉट रेट। जनरली जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो आपको स्पॉट रेट के ऊपर रिकॉर्ड करनी चाहिए। सही है, वो आपको स्पॉट रेट के ऊपर रिकॉर्ड होनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ खर्चे रिकरिंग हैं, रेगुलर हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे वो एवरेज रेट पे ट्रांसलेट किए जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के जो आइटम्स होंगे वो यूजुअली एवरेज। अगर आपको हर एक ट्रांजैक्शन की डेट और रेट याद है तो वही यूज करें, स्पॉट। लेकिन अगर रिकरिंग ट्रांजैक्शन है, जनरली हम पेमेंट्स करते गए हैं अपने किसी फॉरेन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को, वो एडवर्टाइज हमारे ब्याह पे कब कब करता गया है और कब कब हमने इनवॉइस सेटल किया है, तो इनवॉइस सेटल करने वाले दिन पे तो मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा ना, सिर्फ ट्रांजैक्शन जब जब उसने मुझे सर्विसेज दी है। और अगर मेरी कोई फॉरेन मार्केटिंग एजेंसी है जो मेरे ब्याह पे फेसबुक को बूस्ट करता है, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज करता है, और हम उसको पेमेंट तो ऊपर नीचे करते रहते हैं लेकिन वो इनवॉइसिंग हमें अलग अलग रेट पे करता रहता है, हम उसको स्पॉट रेट के अलावा एवरेज रेट पे भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब हम ये स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इस स्टैंडर्ड को पढ़ना, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ करेंसी के अगेंस्ट अनफॉर्चुनेटली हमारी करेंसी वीक है। अदरवाइज स्पॉट रेट में एक चीज को जज करना बहुत ही जरूरी होता है कि इस स्पॉट रेट के अंदर एक करेंसी होगी जो कि स्ट्रांग होगी और एक करेंसी होगी जो कि वीक होगी। एग्जाम्पल, अगर हम पाकिस्तान की करेंसी को देखते हैं तो डॉलर कितने का है? 176, ठीक है, या 175, राउंड अप लेते हैं, 175 रुपीज पर डॉलर। डॉलर कितने? एक। और उसका मुकाबला करने के लिए रुपए कितने? 175। तो वीक कौन हुआ? पाकिस्तान, क्योंकि उसका एक बंदा मारने के लिए हमारे 175 जा रहे हैं। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो वीक होगा। और जो क्वांटिटी में कम वो स्ट्रांग। जब हम स्ट्रांग करेंसी से वीक करेंसी में जाते हैं, अगर मैं आपको यूनिट्स दूं स्ट्रांग करेंसी के, मिसाल मैं आपको कहूं $1600, ये रुपयों में कितने बनेंगे? तो जब हम स्ट्रांग करेंसी से वीक करेंसी रुपयों में जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। और अगर हम वीक करेंसी को कन्वर्ट करें इनटू स्ट्रांग करेंसी तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में ये प्रिंसिपल बड़ा आसानी से चल जाएगा, अदरवाइज ये चीज कंफ्यूजिंग हो सकती है।
ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज कर सकता है, मैं इंफॉर्मेशन में डाल देता हूं। अगर लेट्स अज्यूम हमने लिखा FCU, FCU जहां भी लिखा जाए मतलब फॉरेन करेंसी यूनिट्स, यानी मैं अगर कोई करेंसी कोड नहीं करना चाह रहा, अक्सर क्या होता है अगर मैंने कोई करेंसी लिखी तो स्टूडेंट उसको प्रैक्टिकली सोचना शुरू हो जाएगा। जब मैं यहां पे पाउंड टू रुपी लिखूंगा या रुपी टू पाउंड लिखूंगा तो मैं अगर रेट लिख दूं यहां पे 140 रुपए, तो स्टूडेंट कहेगा सर 140 रुपए का कहां से हो गया, सही है 240 रुपए का चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से कभी कभी अवॉइड किया जाता है। पास्ट पेपर के अंदर एग्जामिनर फिर भी दिनार दिरहम यूज कर लेगा और रियलिस्टिक रेट रखेगा जो चल रहा है, लेकिन किताबों में जब एक बार चीज लिखी जाती है तो उसको इन छोटी छोटी चीजों को रोज रोज बैठ के अपडेट एडिट नहीं किया जा सकता कि अभी रेट क्या चल रहा है तो मैं क्वेश्चन को चेंज करूं फिर सारी डबल एंट्रीज चेंज करूं। तो वो क्या लिख देता है उसकी जगह पे FCU, यानी एक नोशनल इमेजिनरी करेंसी है फॉरेन करेंसी यूनिट्स। अगर मैं लिख देता हूं फॉरेन करेंसी यूनिट्स टू रुपी और मैंने सामने रेट लिख दिया 4 रुपए 30 पैसे, इस केस में स्ट्रॉन्ग कौन है वीक कौन है? करेंसी लिखी कैसे गई है, जो डिनोमिनेटर में होगा वो 1 होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा वो 1 होगा, यानी 1 रुपए में 4.3 FCU मिलेंगे। तो ज्यादा कौन है? FCU, रुपी अकेला है, तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? रुपी। अगर मैं आपको स्ट्रॉन्ग करेंसी दूं, मिसाल इंडोनेशियन रुपी है, वो हमसे कदर कमजोर है, वीक है, अगर मैं पाकिस्तानी रुपए दे दूं, कहूं कि 50,000 रुपए कितने FCU बनेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने आपको दिए कितने पाकिस्तानी रुपए 50,000, जो कि स्ट्रॉन्ग है। FCU इस मुकाबले में कमजोर है, तो जब मैं रुपी टू FCU जाऊंगा तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, और मैथ्स कहती है कि क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, एक अलग ही मंतक दिखा रहा हूं। मैथमेटिकली अगर मैं ऐसे करता हूं तो रुपी रुपी में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा FCU। कितने FCU बने? और अगर मैं आपको करेंसी देता था FCU और मैं आपको कहता कि मेरे पास है 4,30,000 FCUs, सही, या 645 चले, अगर मेरे पास है 6,45,000 FCUs तो ये रुपीस में कितने बनेंगे? कॉमन सेंस क्या लेना है कि FCU वीक है और हम FCU से वीक से स्ट्रॉन्ग करेंसी की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। मैं यहां पे लगाता हूं डिवाइड। रेट क्या रखा मैंने? 4.3 FCU पर रुपी, ठीक है। तो FCU में कैंसिल हो गया और रुपी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर आ जाएगा, तो ये बन गए कितने रुपए? 1.5 लाख रुपए। हेंस आपने अपने जहन में एक फॉर्मूला बनाया कि अगर हम वीक करेंसी से स्ट्रॉन्ग करेंसी की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, और स्ट्रॉन्ग करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू वीक करेंसी तो मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इस कॉन्सेप्ट को ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं कहता हूं कि अगर करेंसी स्ट्रॉन्ग है तो उसकी क्वांटिटी हमेशा कम होनी चाहिए, और अगर करेंसी वीक है तो उसकी क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं हिला सकता हूं, कैसे हिला सकता हूं? 1 डिवाइडेड बाय 4.3 करिएगा,
अगर मैं आपको स्पॉट रेट यूं घुमा के देता हूं, मैंने क्या लिखा है कि एक एफसीयू के बदले में 23.25 पैसे मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग कौन है? अभी भी रुपी नहीं। अब रुपी एक नहीं है, 0.23 है, यानी हमारे 23 लोग जाएंगे, उनको 100 मार के आएंगे। डिनोमिनेटर में अब एफसीयू आ गया। कॉन्सेप्ट क्या है? इस स्पॉट रेट के मुताबिक स्ट्रॉन्ग कौन है? फिर से देख लो, रुपी ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रुपए कितने हैं? नहीं, रुपए हैं 23 पैसे और एफसीयू है 1, यानी मेरे 23.25 रुपए 100 एफसीयू में बन जाएंगे। एफसीयू ज्यादा है ना। अब मैं सेम कॉन्सेप्ट देता हूं, मुझे 50,000 रुपयों को एफसीयू में कन्वर्ट करके दो। स्ट्रॉन्ग कौन है? रुपी। और आपने जाना कहां है? वीक करेंसी में। अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंसी से वीक करेंसी की तरफ जा रहे हैं तो आपने मुझे क्या कहा, क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई कहा ना पहले। अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंसी से वीक की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना चाहिए। करके देखो मल्टीप्लाई। यस, यानी अगर स्टूडेंट ये रट के जाता है कि मुझे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो फंस जाएगा। कॉन्सेप्ट ये रखें कि 50,000 रुपए के जो एफसीयू मिलने चाहिए वो 50,000 से ज्यादा होने चाहिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब 50,000 से कम आ जाएगा। कम नहीं आना चाहिए जवाब क्या आना चाहिए? ज्यादा आना चाहिए। अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता बल्कि करता हूं डिवाइड। और रेट क्या है? 23.25 पैसा पर एफसीयू। रुपी में कैंसिल हो जाएगा और एफसीयू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर में आ जाएगा। 2,15,000। क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। वीक करेंसी की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग करेंसी की क्वांटिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड के चक्कर में ना जाए। देखिए कि क्वांटिटी बढ़ेगी किससे? डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से। और इसी तरीके से अगर मैं आपको 6,45,000 एफसीयू दे देता हूं, एफसीयू वीक है, वीक से स्ट्रॉन्ग में जाने के लिए डिवाइड करना चाहिए, लेकिन इसको डिवाइड करोगे तो रुपए एफसीयू से भी ज्यादा हो जाएंगे, जबकि स्ट्रॉन्ग करेंसी वीक के मुकाबले में ज्यादा नहीं हो सकती क्वांटिटी में। ठीक है, हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। रेट क्या है? 23.25 रुपए पर एफसीयू। अब मल्टीप्लाई किया है तो एफसीयू में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएंगे रुपए। कितने? ये कंफ्यूजन तब आ सकती है जब वो कोई ऐसी करेंसी हमारे सामने रख दे जो हमसे भी वीक हो। पाकिस्तान में क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ करेंसी से हम मल्टीप्लाई ही होते हैं, सही है, तो स्टूडेंट को ट्रबल नहीं होती है समझने में। लेकिन अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हम उठा लेंगे जो डॉलर्स या पाउंड्स के होंगे तो ऐसी बहुत सी करेंसीज होंगी जो उनके मुकाबले में वीक होंगी। तो वहां पे कॉन्सेप्ट आपने क्या याद रखना है कि हमें क्वांटिटी, अगर स्ट्रॉन्ग से वीक में जाएंगे तो वीक की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए और वीक को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो क्वांटिटी श्रिंक होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, इसको हम कहते हैं स्पॉट रेट, जो उस वक्त चल रहा होता है। तो आज डॉलर टू रुपी का रेट, रुपी टू डॉलर का रेट क्या चल रहा है, उसको हम कहते हैं स्पॉट रेट। अगर कोई
इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की है। हम पाकिस्तान में ही हैं, सिर्फ एक रिसीवेबल है जो कि फॉरेन है, सिर्फ एक पेएबल है जो फॉरेन है, सिर्फ एक मशीन है जो बाहर से मंगवाई है, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है जो बाहर की हुई है, सिर्फ कुछ बॉन्ड्स हैं जो कि मैंने बाहर इशू किए हुए हैं। तो एक एसेट है या एक लायबिलिटी है जो कि फॉरेन करेंसी में है, उसको क्या किया जाएगा? IAS 21 के मुताबिक देखा यह जाएगा कि वो ट्रांजैक्शन के बाद जो एसेट या लायबिलिटी क्रिएट हुई है वो नॉन मॉनेटरी है या मॉनेटरी है। What does monetary mean? एक फिक्स्ड अमाउंट रिसीवेबल या इनकैशेबल होना चाहिए। तो मॉनेटरी एसेट हम बेसिकली कैश को ही कहते हैं, या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट या किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्टमेंट जहां से मुझे डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ करेंसी हासिल होनी हो। अगर वो अमाउंट डिटर्मिनेबल नहीं है, अनसर्टेन हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, तो उसको हम नॉन मॉनेटरी कहते हैं। अगर रिसीवेबल है तो रिसीवेबल में तो क्लियर कट है कि मुझे कितने पैसे मिलने। अगर मैं किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदता हूं तो क्लियर कट है कि मुझे कितने पैसे मिलने हैं। लेकिन अगर मैं किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदता हूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, ये डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू पे, फ्लक्चुएट कर सकता है। और अगर इसके रिस्पॉन्स में आपको कैश मिलता है तो ये मॉनेटरी एसेट है। अगर इसके रिस्पॉन्स में आपको सर्विसेज मिलती हैं, गुड्स मिलते हैं, तो ये मॉनेटरी नहीं होगा। जिस तरह प्री पेमेंट्स हैं, प्री पेमेंट्स अगर मैंने की हुई हैं तो देखा जाएगा कि रिफंडेबल है या रिफंडेबल नहीं है। अगर मैं उसमें से पैसे भी वापस ले सकता हूं तो मॉनेटरी होगा। लेकिन अगर उस प्रीपेमेंट को मैं रिफंड नहीं कर सकता बल्कि उसकी सर्विसेज ही मिलेंगी तो नॉन मॉनेटरी होगा। IAS 21 कहता है कि अगर आपने कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन की है, मिसाल मैंने एक गाड़ी इंपोर्ट करवा ली जिसकी पेमेंट तो मैंने जापानीज येन में की है, डॉलर्स में की है, लेकिन मुझे गाड़ी मिल गई। गाड़ी क्या है, मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है? नॉन मॉनेटरी। गाड़ी में से फिक्स डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ करेंसी तो नहीं मिल सकता ना, फ्लक्चुएट कर सकता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करती है कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या नॉन मॉनेटरी है। हमने कहा ये तो नॉन मॉनेटरी है। और अगर मैंने पैसे नहीं दिए, अब तक मैंने क्रेडिट पे गाड़ी इंपोर्ट की है, तो जो गाड़ी खुद है वो तो नॉन मॉनेटरी है, लेकिन जो ट्रेड पेएबल है वो मॉनेटरी है, क्योंकि वो मुझे फिक्स करेंसी यूनिट्स देने हैं। क्लियर? IAS 21 क्या कहता है कि अगर के हासिल होने वाला एसेट या लायबिलिटी नॉन मॉनेटरी है, तो आपने डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे इसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके सो जाना है। मिसाल, मैंने अगर गाड़ी इंपोर्ट की, जिस दिन पे गाड़ी का रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे मिला, जिस दिन गाड़ी का कंट्रोल मुझे मिलेगा, उस दिन जो स्पॉट रेट होगा मैं उस पे ट्रांसलेशन करूंगा, गाड़ी की वैल्यू रुपीस में तय करूंगा, डेबिट कर दूंगा कार, क्रेडिट कर दूंगा कैश। अगर नहीं दिए पैसे तो आप क्रेडिट कर दे पेएबल। जो पेएबल है वो मॉनेटरी है, लेकिन जो कार है वो आप रुपीस में रख के भूल जाए। अगर मैं कहता हूं कि गाड़ी की
रीसेल वैल्यू इतनी होगी, यूजफुल लाइफ इतनी होगी, आप डेप्रिशिएट करें जिस तरीके से आप करते हैं, लेकिन भूल जाओ कि ये डॉलर्स में खरीदी गई गाड़ी है। अगर के एसेट नॉन मॉनेटरी है तो ये कितनी बार ट्रांसलेट किया जाएगा? एक बार। कौन से दिन पे? जब मेरा पहला ईयर एंड आ गया, मैंने गाड़ी खरीदी थी, लेट्स से फॉर इंस्टेंस $30,000 की, और उस वक्त रेट था 160 रुपए का। आज 31 दिसंबर है और आज रेट हो गया 175 का। मैंने कहा भूल जाओ। आपने गाड़ी को $30,000 मल्टीप्लाई बाय 150 रुपीज पर रिकॉर्ड कर दिया ना, बस। अब आप इसी को डेप्रिशिएट करते रहे। आज अगर ये गाड़ी खरीदता तो 175 रुपए के हिसाब से ये इतने की मिलती, आपका काम ही नहीं जाता। नॉन मॉनेटरी एसेट्स आर नॉट रीट्रांसलेटेड। एक होती है ट्रांसलेशन, एक होती है रीट्रांसलेशन। सही है? ट्रांसलेट कर सकते हो और रीट्रांसलेट नहीं कर सकते नॉन मॉनेटरी एसेट को। तो अगर हमारी कंपनी ने दुबई के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीद दी है जो कि दिरहम्स में है, आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर दिखाने के लिए उन दिरहम्स को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, और प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में उस प्रॉपर्टी को दिखाएं और भूल जाएं कि ये दुबई के अंदर है। फिर रुपी पे दिरहम का रेट क्या चल रहा है, इससे आपका कोई सरोकार नहीं होगा। प्रॉपर्टी की जितनी यूजफुल लाइफ है, जो उसकी कोई एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू है, जिस तरीके से आप बाकी प्रॉपर्टीज को डेप्रिशिएट करते हो, कैरी ऑन। नॉन मॉनेटरी एसेट हर साल रीट्रांसलेट नहीं होगा। क्लियर हूं मैं? अच्छा, अब IAS 21 क्या कह रहा है? डू नॉट रीट्रांसलेट। मैंने ये नहीं कहा कि जिंदगी में कभी भी नहीं, अनलेस रीवैल्यूड और इम्पेयर्ड। जब भी नॉन मॉनेटरी एसेट को रीवैल्यू किया जाएगा तब उसको दोबारा रीट्रांसलेट किया जा सकता है। मिसाल, अगर आपने दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी, आपने उसको PKR में कन्वर्ट किया, उस वक्त दिरहम का रेट चल रहा था 30 रुपए मिसाल, और आपने 5 लाख दिरहम्स की खरीदी। 5 लाख दिरहम्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 30 रुपए से, आपने 1.5 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी शो की। अगर उसकी लाइफ थी 20 साल विद नील रेजिडुअल वैल्यू, तो आपने उस 1.5 करोड़ को 20 साल के ऊपर तकसीम किया। हर साल आप डेप्रिशिएट करते जाएंगे। सही है? 3 लाख, 7.5 लाख, चलो आप उसको डेप्रिशिएट करते जाएंगे। पहला साल हुआ, दूसरा साल हुआ, तीसरा साल हुआ। एक बार कैलकुलेशन करें, 5 लाख दिरहम्स मल्टीप्लाई बाय 30 रुपए का दिरहम था उस वक्त में, तो हमारे पैसे कितने हो गए? 15 मिलियन, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ को आप डिवाइड करें 20 साल से, 7.5 लाख, 7.5 लाख मल्टीप्लाई करें 3 साल तक हमने प्रॉपर्टी को 7.5 लाख से डेप्रिशिएट किया, 22,50,000। तो 1.5 करोड़ 15 मिलियन में से 22,50,000 माइनस कर दे, यानी 7.5 लाख को मल्टीप्लाई बाय 17 कर दे। सही है, 12 मिलियन 750, यानी 1 करोड़ 27,50,000। मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये प्रॉपर्टी इतने पे दिख रही है। हालांकि पहले साल के आखिर में दिरहम का रेट 33 भी हुआ था, फिर 31 भी हुआ था, फिर 34 भी हुआ था, लेकिन मैंने मक्खी की तरह भगा दिया, हटो यहां से, मुझे देखना ही नहीं था। लेकिन अगर हमारी कंपनी IAS 16 का रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करती है, और IAS 16 के मुताबिक रीवैल्यूएशन कब कब करनी है?
हर साल, हर साल की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें लगा 3 साल के बाद कि अब इसकी कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू में मटेरियल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, मैंने जब उसकी वैल्यू पता की तो वैल्यू तो मुझे दिरहम्स में पता चलेगी, कि वैल्यू तो वहां का बताएगा ना, प्रॉपर्टी वही है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 साल करो, अगर दिरहम्स में इसकी डेप्रिसिएशन निकालते तो कितनी होती? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 साल करो 75,000। 5 लाख में से 75 माइनस कर दे, 4,25,000 दिरहम्स उसकी कैरिंग वैल्यू होनी चाहिए थी। लेकिन पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू चल रही है 4,10,000 दिरहम्स। देखने को तो प्रॉपर्टी डाउनवर्ड रिवैल्यू हो गई, लेकिन आज रुपी टू दिरहम का रेट चल रहा है 42 रुपीस। अब मैं 4,10,000 जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करता हूं 42 रुपीस से, 17,220,000, पहले थी 12 मिलियन, ये तो बढ़ गई। अब देखा जाए तो एक तरफ से नुकसान हुआ है, एक तरफ से फायदा हुआ है। वैल्यू तो डाउन गई है, मुझे रिवैल्यूएशन में नुकसान हुआ है, लेकिन एक्सचेंज में मुझे फायदा भला हुआ रुपए का, कि जो 30 से 42 पे आ गया कि उसने मुझे फायदा करवा दिया। बट आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि इसको बाइफरकेट करने की जरूरत ही नहीं है। यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि रिवैल्यूएशन की वजह से फायदा या नुकसान कितना है और एक्सचेंज की वजह से फायदा या नुकसान कितना है। प्रॉपर्टी दिरहम्स में कितने की है? 4,10,000 मल्टीप्लाई बाय आज का रेट क्या चल रहा है, स्पॉट रेट 42, मल्टीप्लाई कर दिया 17 मिलियन, कुछ आपने मुझे बताया 17,220,000। और हमारी बैलेंस शीट में ये प्रॉपर्टी कितने पे दिख रही है? 12,250,000, ऐसा मुझे कुछ बताया था, 12,750,000 दिख रही थी। जो डिफरेंस है, जैसा IAS 16 कहता है ना, वैसा जाके करो। तो IAS 16 कहता है कि ये तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, वैसा ही करो। इस बात को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है कि कितना फायदा रिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है और कितना फायदा एक्सचेंज की वजह से हुआ है, या कितना नुकसान रिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है और कितना फायदा रिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है। ऐसा अलग अलग करके देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं तो मैं क्या करता, 4,25,000 वाली प्रॉपर्टी 4,10 पे आ गई है तो 15,000 दिरहम्स का नुकसान हुआ। इसको मैं मल्टीप्लाई करता अगर 30 रुपए से, तो ये तो प्रॉपर्टी डाउनवर्ड रिवैल्यू होती 4.5 लाख, 45 लाख, ठीक है, डाउनवर्ड रिवैल्यू होती। लेकिन भला हो रिवैल्यूएशन का, जो 30 रुपए से 12 रुपए और बढ़ गया, तो एक्सचेंज की वजह से मुझे फायदा हुआ। लेकिन आपने इसको अलग अलग शो नहीं करना है। आपने पूरा जो डिफरेंस है 17 मिलियन है 12 मिलियन के दरमियान जितना भी है, 5 मिलियन लेट्स से फॉर इंस्टेंस, आपने डेबिट किया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, क्रेडिट किया अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड OCI में। फिर भूल जाओ कि ये प्रॉपर्टी दुबई में है, इसको रिमेनिंग टाइम के ऊपर 17 साल के ऊपर डेप्रिशिएट करते चलो। रीवैल्यू सिर्फ और सिर्फ तब करना है जब वो एसेट रीट्रांसलेट तब तक करना है जब वो एसेट रीवैल्यू हो या इंपेयर हो। पर रीवैल्यू तो शौक होता है ना, आपने खुद मॉडल चूज किया होता है कि हम अपने तमाम एसेट्स को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख रहे हैं। फिर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है कि अगर एक एसेट को रख लिया तो तमाम एसेट्स को रिवैल्यूएशन में रखना पड़ेगा। लेकिन इंपेयरमेंट इज नॉट चॉइस, कि मैं इंपेयर करना चाह रहा हूं, जब भी एसेट का रिकवरेबल अमाउंट उसके कैरिंग वैल्यू से नीचे आएगा मुझे इंपेयर करना पड़ेगा। और इंपेयर करते वक्त जब उसका रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करेंगे तो रिकवरेबल अमाउंट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज, अगर पढ़ा है तो फेयर वैल्यू उसकी कौन सी करेंसी में मिलेगी? दिरहम्स में। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसकी कौन सी करेंसी में डिटरमिन किए जाएंगे? दिरहम्स में। तो उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी दिरहम में, उसकी वैल्यू इन यूज भी दिरहम में, उसका रिकवरेबल अमाउंट भी दिरहम में, आपको रिट्रांसलेट करना पड़ेगा।
लेकिन हर साल नहीं करोगे। तो अगर कोई नॉन मॉनेटरी एसेट है, उसको आपने हर साल रीट्रांसलेट नहीं करना है, सिर्फ तब तब करना है जब वो रीवैल्यू हो या जब वो इंपेयर हो। हमने थोड़ी देर पहले बात की कि ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदना किसी कंपनी के, किसी दूसरी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स हमारे लिए तो फाइनेंशियल एसेट है और उस कंपनी के लिए इक्विटी है, लेकिन मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी, क्योंकि फिक्स डिटरमिनेबल करेंसी यूनिट्स नहीं है। तो नॉन मॉनेटरी एसेट्स को मुझे तो हर साल रीट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी कंपनी के शेयर्स कौन से स्टैंडर्ड में जाएंगे? आईएफआरएस 9 में। आईएफआरएस 9 खुद कहता है कि इसको एफईटीपीएल या एफईटीओ से रखो, यानी वो मुझे दूसरी कंपनी के शेयर्स को हर साल रीवैल्यू करने को कहता है, तो मैं हर साल रीवैल्यू भी करूंगा, रीट्रांसलेट भी करूंगा। लेकिन ये IAS 21 नहीं कह रहा, ये IFRS 9 कह रहा है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, दुबई में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसको आपने रेंट पे देना शुरू कर दिया या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए मकसद से रख दिया और आप IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हो, वो तो आपको हर साल फेयर वैल्यू करवा रहा है ना, और उसका गेन या लॉस कहां जाता है? प्रॉफिट लॉस में। लेकिन वैसा करो जैसा स्टैंडर्ड कह रहा है, वो वाला स्टैंडर्ड IFRS 9 जैसा कह रहा है, IAS 41 जैसा कह रहा है, IAS 16 जैसा कह रहा है, वैसा करो। लेकिन मेरी तरफ से इजाजत है, मैं आपको हर साल नॉन मॉनेटरी एसेट को रीट्रांसलेट करने को नहीं कह रहा। मैं तो यह कह रहा हूं कि आप उसको एक बार ट्रांसलेट करके अपनी लोकल प्रेजेंटेशन करेंसी में लेके फिर भूल जाओ तो ये किसी दूसरी करेंसी का एसेट है। लेकिन अगर आपका जाती एसेट इसको रीवैल्यू या इंपेयर करवा रहा है तो वो आपस में देख लेना। ओके। दूसरा, अगर कि वो एसेट मॉनेटरी है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी एसेट्स। IAS 16 में होता है, अगर कोई चीज प्रॉपर्टी रीवैल्यू हुई है उसको फिर अपवर्ड रीवैल्यू करना है तो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ वैसे ही होगा। एज इट इज वैसा होगा जैसा IAS 16 कहता है। सिर्फ जो वैल्यू डिटरमिन की जाएगी वो ऑफ कोर्स फॉरेन करेंसी में मिलेगी। हाँ, एक बार अगर इंपोर्ट करके ले आए अपने मुल्क में तो आपको पाकिस्तान में भी वैल्यू पता चल जाएगी, फिर उसको फॉरेन करेंसी मानने की जरूरत नहीं है। मिसाल, आप गाड़ी है, मशीन है, उठा के ले आए मुल्क में तो अब तो वो रुपयों में हो गई, और अगर पाकिस्तानी मार्केट में भी उसकी वैल्यू अवेलेबल है इंपोर्टेड गाड़ियों की, बस वही लगाओ, फिर तो फॉरेन करेंसी का काम ही नहीं है। लेकिन अगर वो एसेट पड़ा ही दूसरे मुल्क में रहा हुआ है तो उसकी वैल्यू इन यूज, उसके फेयर वैल्यू, सब चीजें डिटरमिन उस करेंसी में होंगी। तो अब मजबूरी होगी कि मुझे जब फॉरेन करेंसी में उसकी वैल्यू मिलेगी तो मुझे स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा। लिहाजा स्पॉट रेट की जो फ्लक्चुएशंस हैं वो दिख जाएंगी यहां पे। लेकिन थैंक्स टू IAS 21 इसने हमें डिफरेंशिएट करने को नहीं कहा, वरना कैलकुलेशंस थोड़ी ज्यादा हो जाती। तो फेयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय उस दिन का स्पॉट रेट। ओके। अगर एसेट मॉनेटरी है, ठीक है, रिसीवेबल है, आपने वहां किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद दिए, आपने वहां के किसी बैंक में जाके फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा दिया या डिपॉजिट करवा दिया, टर्म डिपॉजिट करवा दिया, सेविंग अकाउंट खुलवा दिया, लेकिन जो अमाउंट आपको मिलना है वो डिटरमिनेबल करेंसी यूनिट्स के अंदर मिलना है। अगर के एसेट या कोई भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी है फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हर क्लोजिंग पे मिसाल अगर एक कंपनी क्वार्टरली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो क्वार्टरली, अगर एक कंपनी जो कि रिक्वायरमेंट है एनुअली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो एनुअली,
उस मॉनेटरी एसेट को एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके रिट्रांसलेट करेगा। मे बी एसेट उसी रेट पे खड़ा है, मैंने अगर सऊदी की किसी बैंक में 30,000 रियाल डिपॉजिट करवा दिए, साल भर बाद भी वो 30,000 रियाल है, अगर जो इंटरेस्ट था वो मुझे मिल गया, लेकिन 30,000 रियाल जब मैंने डलवाए थे तब 36 रुपए के थे, अब 45 रुपए के हैं। अगर हालांकि मैं रिवैल्यू नहीं कर रहा हूं उसको, लेकिन IAS 21 कहता है कि रिट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो हम मजीद डीवैल्यू हुए होंगे, अगर हम डीवैल्यू होंगे तो हमें फायदा होगा एसेट के केस में, अगर हमारी करेंसी डीवैल्यू होगी तो हमें फायदा होगा। फायदा कहां जाएगा? प्रॉफिट और लॉस में। और अगर हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई है, नया पाकिस्तान बन गया, लोग आगे पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने के लिए, और रुपी स्ट्रेंथन हो गया अगर, तो हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, हम इसको हर साल या हर क्लोजिंग पे रिट्रांसलेट करेंगे। द गेन और लॉस टेकन टू प्रॉफिट और लॉस, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस, या एट टाइम्स इसको रेफर किया जाता है एज एक्स डिफ। एक्सचेंज डिफरेंस। अगर आपके पास दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स हैं, आपने बॉन्ड खरीदे हैं 30,000 रियाल के, जब आपने वो 30,000 रियाल के बॉन्ड्स खरीदे तब रियाल चल रहा था लेट्स से 36 रुपए का, 36 का, तो आप क्या करेंगे 30,000 रियाल मल्टीप्लाई बाय 36 रुपए, 1,80,000। मैं अपने पास डेबिट करूंगा फाइनेंशियल एसेट 10,80,000 और क्रेडिट कर दूंगा कैश अगर दे दिए तो 10,80,000। ठीक है, अब इस पे पूरे साल में से फॉर इंस्टेंस 5% का इंटरेस्ट था, तो 30,000 रियाल पे 5% इंटरेस्ट मिलेगा, रुपीस पे तो नहीं मिलेगा। 30,000 रियाल का 5% बना 1500 रियाल आपको मिले, लेकिन ये 1500 रियाल मिले तो आपको किसी एक दिन पे होंगे, लेकिन होंगे कब के? पूरे साल के। यानी अगर प्रॉफिट लॉस में भेजूं, अज्यूम मेरी इन्वेस्टमेंट को 3 महीने हुए और ईयर एंड हो गया, अगर मैंने 1 अक्टूबर पे ये बॉन्ड खरीदे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इंटरेस्ट मिल रहा नहीं है, लेकिन अक्रू तो हो गया ना, तो मैं 1500 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करके डेबिट तो करूंगा ना, रिसीवेबल इंटरेस्ट एंड क्रेडिट करूंगा। इंटरेस्ट इनकम किस रेट से करोगे? एवरेज रेट से। प्रॉफिट और लॉस में जो भी चीज जाएगी वो अगर स्पेसिफिक है, किसी एक ही दिन की ट्रांजैक्शन है तो स्पॉट अप्लाई कर दो, लेकिन अगर ओवर द पीरियड की ट्रांजैक्शन है, सैलरी है, पे भले एक स्पेसिफिक टाइम पे होती है, लेकिन होती तो स्पेसिफिक टाइम की नहीं है ना, होती तो पूरे महीने की है, तो प्रॉफिट और लॉस में जो जाएगा वो एवरेज रेट जाएगा, और एवरेज रेट आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, हमें कैलकुलेट नहीं करना है एवरेज रेट, यू विल ऑलवेज बी गिवन। आपने इंटरेस्ट की एंट्री पास की, डेबिट आपने लेट से पैसे मिल गए, तो डेबिट आपने कर दिया कैश और क्रेडिट कर दिया आपने इंटरेस्ट इनकम। साल खत्म हुआ, उसकी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अभी भी 30,000 ही है, क्योंकि जितना ही कूपन था उतना ही इफेक्टिव था, तो मुझे मिल गया 30,000 रियाल। अब 30,000 रियाल को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, लेट से फॉर रेट चल रहा है 40 रुपए का, तो 40 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया 12 लाख रुपए, जबकि मेरे पास एसेट रिकॉर्डेड है 10,80,000 पे, 1,80,000 से मेरा फाइनेंशियल एसेट बढ़ गया। हम डेबिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट 1,20,000 से और क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट और लॉस 1,20,000 से। और अगर रुपी स्ट्रेंथन हो जाता, हमने 35 पे खरीदा था शायद 36 पे, 36 पे, और अगर रुपी स्ट्रेंथन हो जाता और रियाल आ जाता लेट्स से फॉर इंस्टेंस 33 पे,
तो हम 33 मल्टीप्लाई बाय 30,000 करते ये बनते 9,90,000 और वो है 10,80,000। तो 90,000 से हमारा एसेट गिर जाता, हम क्रेडिट करते फाइनेंशियल एसेट को 90,000 और डेबिट करते प्रॉफिट लॉस को 90,000। सर कूपन और इफेक्टिव अलग अलग होगा तो सिर्फ उसके अंदर ऐड किस से करेंगे एसेट में, मतलब एवरेज इफेक्टिव, हाँ एवरेज रेट से। इफेक्टिव को भी आप एवरेज रेट से कन्वर्ट करेंगे और कूपन को भी एवरेज रेट से करेंगे। सर फिर इसको यानी जो अभी हमने इंटरेस्ट ऐड किया है उसको दो बार होगा, चेंज होगा, एक हाँ। तो सर एवरेज रेट से और फिर क्लोजिंग रेट पे, बिल्कुल कॉम्प्लिक आपको नहीं देगा इतना, लेकिन क्वेश्चन वैलिड है, ऐसा होगा। अगर के एसेट या लायबिलिटी नॉन मॉनिटरी है, मैंने ये जरूरी नहीं कहा कि ये एसेट ही हो, लायबिलिटी भी हो सकती है, बात वही होगी, सिर्फ ट्रांजैक्शन का रुख क्रेडिट की तरफ जा रहा होगा। क्लियर? अभी मैंने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, अगर मैं सऊदी से 30,000 रियाल का लोन लेके आ जाता तो मैं उस 30,000 में मल्टीप्लाई करता रुपीज से और अपने पास रुपीज में रखता। अगर रेट था 36 रुपए तो मैं 10,80,000 से क्रेडिट करता फाइनेंशियल लायबिलिटी 10,80,000 और डेबिट करता कैश 10,80,000। अब उसमें जो इंटरेस्ट मैं देता और लेट्स से वो भी रियाल में ही देता, फिर रियाल मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट मैं डेबिट करूंगा इंटरेस्ट और क्रेडिट करूंगा कैश। ठीक है, बात करते हैं जो क्लोजिंग बैलेंस रखा हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस नहीं, हाँ इंटरेस्ट एवरेज रेट से होगा। क्लोजिंग जो अमाउंट बचा हुआ है वो 30,000 रियाल का मकरूज हूं, पहले भी 30,000 रियाल का कर्जा था मेरे ऊपर, अभी भी 30,000 रियाल का है क्योंकि मैंने सिर्फ इंटरेस्ट दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। तो 30,000 रियाल को अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 40 रुपए के रेट से, स्पॉट रेट अगर 40 रुपए तो 12 लाख हो गए। अब मेरी लायबिलिटी रिकॉर्डेड है 10,80,000 पे, 1,20,000 से फाइनेंशियल लायबिलिटी को कर दूंगा क्रेडिट और प्रॉफिट लॉस को एज एन एक्सचेंज लॉस डेबिट कर दूंगा। ठीक है, बात समझ में आएगी? अगर के मॉनेटरी एसेट है, सॉरी नॉन मॉनेटरी एसेट या नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी है, लायबिलिटीज भी तो हो सकती है ना नॉन मॉनेटरी। ठीक है, तो अगर नॉन मॉनेटरी है तो हम उसको ऐसे खाली पीली में रिट्रांसलेट नहीं करेंगे बैठ के हर साल, सिर्फ मिसाल एक लायबिलिटी है प्रोविजन या अनअर्न इनकम है, तो हम उसको जरूरी नहीं है कि हम हर साल रिट्रांसलेट करते फिरें। जब जब स्टैंडर्ड उसको रिवैल्यू करने को कहेगा या हमने ऑप्ट किया है कि हम रिवैल्यू करेंगे, और लायबिलिटी तो इंपेयर होती नहीं है, लायबिलिटी तो इंपेयर हो नहीं सकती, हम उसको सिर्फ तब करेंगे। इन्वेंट्री है जो कि आपने किसी और मुल्क में रखी हुई है, इन्वेंट्री को IAS 2 कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट, और NRV रिकॉर्ड करें तो मैंने उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करके भूल जाना है। अगर उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू गिरती है तो मैं उसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करूंगा और इन्वेंट्री भी क्या हो जाएगी, इंपेयर हो जाएगी। तो सिर्फ रीवैल्यू होने की सूरत में और इंपेयर होने की सूरत में आप उसको रिट्रांसलेट करेंगे, बाकी हर साल इसको रिट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। जबकि अगर एसेट या लायबिलिटी मॉनेटरी है तो हर साल या हर क्लोजिंग पे आप उसको रिट्रांसलेट करते रहेंगे। क्लियर होगी बात? तीसरा IAS 21 किस पे बात करता है? IAS 1 इसके अलावा बात करता है फॉरेन ऑपरेशंस पे। हम यहां हैं लेकिन हमारे ऑपरेशंस बाहर चल रहे हैं, हमारी कोई सब्सिडरी बाहर काम कर रही है, हमारी कोई डिवीजन बाहर काम कर रही है, और हमारे बाकायदा वहां पे कोई प्रॉफिट सेंटर्स बने हुए हैं, एंड वी आर एक्टिंग एज अ मल्टीनेशनल कंपनी। अगर वो प्रेजेंट करती है अपनी प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस डोमेस्टिक करेंसी में, जबकि मैंने तो उसको PKR के अंदर कंसोलिडेट करना है ना, तो मैं कैसे करूंगा?
उसने अपनी जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो किसी और करेंसी में है, मेरी जो स्टेटमेंट्स बनती है वो किसी और करेंसी में है। तो मुझे क्या करना है, उसकी स्टेटमेंट्स को करना है ट्रांसलेट हर साल, और फिर अपनी स्टेटमेंट्स के साथ करना है कंसोलिडेट। उसकी स्टेटमेंट्स को रीट्रांसलेट करने में गुडविल भी रीट्रांसलेट होगी, उसके प्रॉपर्टी पर इक्विपमेंट भी होंगे, उसके इंटेंजिबल भी एसेट्स होंगे, उसकी लायबिलिटीज भी, सब कुछ रीट्रांसलेट करना पड़ेगा क्लोजिंग डेट के ऊपर। उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के दरमियान जो फर्क आएगा एक्सचेंज की वजह से, एक्सचेंज गेन या लॉस, वो प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा, वो इक्विटी में जाएगा। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। फॉरेन ऑपरेशंस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मैंने आपको 3 चीजें सिर्फ बता दी कि IAS 21 किन किन चीजों पे बात करता है। सो दिस इज नॉट एग्जामिनेबल। फंक्शनल और प्रेजेंटेशन करेंसी पे मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बड़ी बेसिक सी बात हुई कि प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है, वहां सेलिंग प्राइसेस किस करेंसी में तय की जाती हैं, खर्चे किस करेंसी में किए जाते हैं, रेगुलेटर किस करेंसी में बाउंड करता है, कर्जे या जो सोर्सेस रेज किए जाते हैं वो किस करेंसी में किए जाते हैं, वहां से पता चल जाएगा कि किस कंपनी की फंक्शनल करेंसी क्या है। और जिस करेंसी में कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है वो उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी होगी। MCQ में पूछ सकता है आपसे। मेन हमारा जो मुद्दा है, जो एंट्रीज घूमेंगी और जो हमें क्वेश्चंस देगा, वो इस बात पे देगा, जिसपे मैंने अभी कैलकुलेशंस की कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने प्रेजेंट नहीं की है। मैंने सिर्फ इतना आपको बता दिया है कि आपने उस ट्रांजैक्शन में से पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एक मॉनेटरी एसेट या लायबिलिटी है या नॉन मॉनेटरी एसेट या लायबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि एसेट नॉन मॉनेटरी हो, लायबिलिटी मॉनेटरी हो। जो भी चीजें नॉन मॉनेटरी होंगी वो रीट्रांसलेट नहीं की जाएंगी, और जो भी चीजें मॉनेटरी होंगी उनको हर ईयर एंड पे या हर क्लोजिंग रेट पे स्पॉट रेट के ऊपर रीट्रांसलेट किया जाएगा। फिर पुरानी कैरिंग वैल्यू और अब के ट्रांसलेटेड रेट के दरमियान जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। तीसरा इसका एलिमेंट आएगा सेटलमेंट का, क्योंकि मॉनेटरी आइटम एक वक्त में जाके सेटल हो जाएगा ना। रिसीवेबल है, अगर मैंने किसी कस्टमर को दिसंबर की 12 तारीख पे चीज बेची, तो 12 तारीख पे दिसंबर के जो रेट चल रहा था और जो उसका इनवॉइस्ड अमाउंट था, मैंने उस रेट पे डेबिट करना है रिसीवेबल, क्रेडिट कर दिया सेल्स रेवेन्यू। 31 दिसंबर आ गया, पेमेंट का टाइम नहीं है, पेमेंट के लिए मैंने उसको क्रेडिट पीरियड दिया 3 महीने का, तो वो मुझे 12 फरवरी पे जाके पेमेंट करेगा, मार्च पे 3 महीने के बाद। 31 दिसंबर आ गया, अमाउंट तो उसने मुझे वही देना है ना जो फिक्स क्वांटिटी है, लेकिन एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से 31 दिसंबर पे दोबारा मैं रीकैलकुलेट करूंगा मेरा रिसीवेबल। मुमकिन है पैसे बढ़ गए हो, मुमकिन है पैसे कम हो गए हो। अगर बढ़े हैं तो रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट कर देंगे। कम हुए हैं तो रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस को डेबिट कर देंगे। तीसरा धचका आएगा सेटलमेंट डेट पे, 12 मार्च पे, जब वो मुझे पैसे भेजेगा। ठीक है, जब पैसे मुझे मिलेंगे तो उस दिन पे मैं जब कन्वर्ट करवाऊंगा तो पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितना 12 दिसंबर पे थे। तो जो उसका 31 दिसंबर पे वैल्यू थी रिसीवेबल की और जो 12 मार्च पे मुझे पैसे मिले हैं, उनमें भी फर्क हो सकता है। तो मैं डेबिट करूंगा कैश, क्रेडिट करूंगा रिसीवेबल उसी अमाउंट से जो था, जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट लॉस में। सेम गोज विद पेएबल। और इस एसेट को बेचने में भी अगर आप फॉरेन करेंसी में ही बेचते हो तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी हो सकता है, लेकिन वो सिंपल गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल की तरह ही होगा। तो अब तक हमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हर साल रीट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, फकत तब किया जाएगा जब जब वो रिवैल्यू होंगे या जब जब वो इंपेयर होंगे। मॉनेटरी एसेट्स को हम हर साल या हर क्लोजिंग डेट पे रीट्रांसलेट करते रहेंगे। एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस जो भी होंगे वो प्रॉफिट लॉस में जाएंगे। यहां एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां जैसा स्टैंडर्ड कहता है वहां जाएगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो प्रॉफिट लॉस में, अगर वो पीपीई है तो ओसीई में, अगर वो फाइनेंशियल एसेट है तो एफईटीपीएल है या एफईटीओसीआई है, वैसी चीजें देखी जाएंगी।
ठीक है, आज के लिए मैं इसको यहां पे ऑफ कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।